नमस्कार, आदित्य बायोलॉजी क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्निथीन साइकिल और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष आप लोग देखे होंगे कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्निथीन साइकिल को जानते हैं कि ऑर्निथीन साइकिल है क्या। जितने भी यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोगों में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सारी कोशिकाओं में होता है। सभी कोशिकाएं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं और उस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। चूँकि अमोनिया गैस हाईली टॉक्सिक होती है, इसलिए एक कंटिन्यूसली लीवर सेल्स में लेसर टॉक्सिक यूरिया में चेंज की जाती है। वह साइक्लिक प्रोसेस जिसके द्वारा अमोनिया यूरिया में परिवर्तित की जाती है लीवर सेल्स में, उसको हम लोग ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथीन साइकिल, अब देखिए यहाँ पे, ऑर्निथीन साइकिल इज ए करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यूरियोटेलिक एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बाय दिस साइकिल अमोनिया फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन बॉडी सेल्स। जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता बॉडी सेल्स में, उसमें क्या बनती है, डी एमिनो एसिड के द्वारा अमोनिया बनती है एंड इन बॉडी सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू लेसर टॉक्सिक यूरिया। और वो किस में परिवर्तित होती है, लेसर टॉक्सिक यूरिया में। हाईली टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया एंड देन यूरिया। सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक क्या होता, अमोनिया होता है। इसलिए जो अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, वो मेनली वाटर एनिमल्स, दे आर मेनली वाटर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। बट इन यूरियोटेलिक और लैंड एनिमल्स, if ammonia persist in body, the organism, the living being may be die. So there is a adaptation of body to change ammonia into urea, and this process takes place in liver cells. ऑर्निथीन साइकिल ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली इन लीवर सेल। लीवर सेल्स में निरंतर ऑर्निथीन साइकिल चलती रहती है। ऑर्निथीन साइकिल क्या एक साइक्लिक प्रोसेस है। दिस साइकिल वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय क्रेब्स एंड हेंसलिट। सबसे पहले इस साइकिल को क्रेब्स और हेंसलिट नामक साइंटिस्ट ने 1932 में इसको खोजा था, और उनके नाम पर इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स हेंसलिट साइकिल कहते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स हेंसलिट साइकिल। 3 अमीनो एसिड ऑर्निथीन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन, वन आफ्टर द अदर, प्ले की रोल इन द साइकिल। इस साइकिल में, ऑर्निथीन साइकिल में 3 अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अमीनो एसिड पार्टिसिपेट्स इन ऑर्निथीन साइकिल, तो आपको तीनों अमीनो एसिड का नाम याद होना चाहिए, और वो अमीनो एसिड हैं ऑर्निथीन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन। सो दिस साइकिल आल्सो कॉल्ड, और इन्हीं अमीनो एसिड के नाम पे इस साइकिल को ऑर्निथीन सिट्रुलिन साइकिल कहा जाता है। अब देखिए यूरिया बनती कैसे। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH2CONH2। ऑर्निथीन साइकिल ऑपरेट्स पार्शियली इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये लीवर सेल में ऑर्निथीन साइकिल 2 जगह होती है। कहाँ, लीवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसके मैट्रिक्स में होती है, और कुछ हिस्सा ऑर्निथीन साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और कुछ लीवर सेल्स के साइटोसॉल यानी कोशिका द्रव्य में होता है। दिस साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। चूँकि ऑर्निथीन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, कार्बामिल फॉस्फेट बनता है। अमोनिया NH3 + CO2 + 2 ATP, इसमें क्या होता है, दिस साइकिल इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज 2 ATP इन्वॉल्व इन फर्स्ट स्टेप। और किस एंजाइम की उपस्थिति में कार्बामिल फॉस्फेट बनता है, कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मिलके क्या बनाते हैं, कार्बामिल फॉस्फेट बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, कार्बामिल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथीन साइकिल।
जो है ऑर्निथिन कार्बामिल ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाती है, सिट्रुलिन बनाती है। ये सेकेंड स्टेप होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पहला और दूसरा चरण जो होता है ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनने के बाद साइटोसाल कोशिका के साइटोसाल कोशिका द्रव्य में आ जाती है। और तीसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप, सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टिक एसिड। यहाँ एस्पार्टिक एसिड क्या है, अमीनो डोनर, अमीनो ग्रुप देती है सिट्रुलिन को, और क्या बनाती है एटीपी की उपस्थिति में, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड पुनः आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड प्लस आर्जिनिन बनाती है। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्निथिन एंड यूरिया। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लास्ट स्टेप। ऑर्निथिन प्लस H2O ऑर्निथिन प्लस H2O आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस के द्वारा क्या बनाते हैं, ऑर्निथिन और यूरिया बनाते हैं। ये यूरिया कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, और ये फिल्टर कहाँ होती है, किडनी में होती है। नाउ ऑर्निथिन अगेन यूज्ड एट सेकेंड स्टेप ऑफ नेक्स्ट ऑर्निथिन साइकिल। यह ऑर्निथिन जो बनती है यहाँ पे फोर्थ स्टेप में, वो न्यू ऑर्निथिन साइकिल में सेकेंड स्टेप पे दोबारा यूज होती है। ऑर्निथिन साइकिल इज रिफर्ड एज ए बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ऑर्निथिन साइकिल को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी इज फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये यूरिया तो यहाँ से निकल गई, लेकिन अब ये कहाँ जाएगी, किडनी में फिल्टर होने के लिए जाएगी ब्लड से। अब ये कैसे फिल्टर होती है, कैसे यूरिन बनती है, अब इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। यूरिया इज फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन्स ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल ऑफ किडनी। यूरिन कहाँ बनती है, यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन्स और यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती। और ये यूरिन कहाँ बनती है, उसी में बनती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली रिफर्ड एज मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी, ये जो सेकेंड स्टेप होता है, जो यूरिया को फिल्टर, इसका यूरिन बनने का मेन काम क्या है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको हम ब्लड से फिल्टर करके थोड़ा सा वाटर के साथ शरीर से बाहर निकाल दें। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं, एंड दीज आर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे एक शब्द बार बार आता है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनरावशोषण। यहाँ पे आप लोग इस शब्द से बार बार वाकिफ़ होंगे कि व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनरावशोषण। चलिए देखते हैं तीनों स्टेप्स को एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट टेक्स प्लेस इन मल्पीगियन कार्पसेल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। यहाँ पे हम आपको फिर रिवाइज करा रहे हैं। मल्पीगियन कार्पसेल्स इज इक्वल टू बाउमेन कैप्सूल्स प्लस ग्लोमेरुलस। बाउमेन कैप्सूल is a cup-like structure and glomerulus is a fine network of blood capillaries present in the concavity of Bowman capsule, and both combine to form Malpighian corpuscles. So ultrafiltration takes place in Malpighian corpuscles of nephron from the blood flowing in glomerulus। जितना भी ब्लड ग्लोमेरुलस में फ्लो होता जाता है, अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड फिल्टर इन बाउमेन कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड नेट और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। जितना भी ब्लड फ्लो होता है ग्लोमेरुलस में, उसमें से 20% प्लाज्मा फ्लूइड क्या होता है, बाउमेन कैप्सूल में फिल्टर होकर नीचे चला जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं नेट और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑफ और एक कितना फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, 10 to 15 mmHg।
ये पारे के दाब के 10 से 15 पारे के दाब के बराबर होता है। दो अबाउट 650 ml ब्लड पासेज इन ग्लोमेरुलस, जितने भी दोनों किडनी में नेफ्रॉन्स हैं और उनमें जो ग्लोमेरुलस हैं, दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स को मिला के 1 मिनट में 650 ml ब्लड पास होता है। इट इज़ कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो ये पूछा जा सकता है। द रीनल प्लाज्मा फ्लो इज 650 ml पर मिनट। बट अबाउट इतना तो ब्लड फ्लो हुआ, अब उसमें से कितना प्लाज्मा फ्लूइड फिल्टर हुआ, बट अबाउट 125 ml प्लाज्मा फ्लूइड इज फिल्टर्ड इन बाउमेन कैप्सूल। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml पर मिनट। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो रीनल प्लाज्मा फ्लो, यहाँ पे दो टॉपिक, रीनल प्लाज्मा फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इम्पॉर्टेंट है। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू 650 ml पर मिनट एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml पर मिनट। रीनल प्लाज्मा फ्लो जितना भी रुधिर ग्लोमेरुलस से 1 मिनट में फ्लो होता है, दोनों किडनी के सभी ग्लोमेरुलस में या सभी नेफ्रॉन्स में आप कह लें, वो कितना होता है 650 ml होता है। और उसमें से कितना फ़िल्टर होता है दोनों किडनी मिला के 1 मिनट में 125 ml फ़िल्टर होता है 1 मिनट में। बट ओनली 1.5 to 1.7 लीटर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। ये 1 मिनट में 125 ml फ़िल्टर होता, लेकिन पूरे दिन में एक स्वस्थ मनुष्य 1.5 लीटर से 1.7 लीटर 1.5 to 1.7 लीटर यूरिन जो है शरीर से बाहर निकालता। एंड इट इज़ कॉल्ड यूरिन पुट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन पुट ऑफ ए नॉर्मल मैन इज 1.5 to 1.7 या 1.8 लीटर पर डे, ये पर डे होता। और सेकेंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आप लोग देखें क्या होता है। चयनात्मक पुनरावशोषण, इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहेंगे चयनात्मक पुनरावशोषण। द प्रोसेस बाय विच ओनली यूजफुल सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके चारों तरफ कैपिलरीज का जाल बुना होता है और वो चारों तरफ कैपिलरीज के जाल में धंसे रहते हैं। जो उनके चारों तरफ कैपिलरीज होती है उनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अब देखो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है यहाँ पे आप ऊपर देखिए, जो उसमें से फिल्टर हुआ 125 ml इज ए ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है, बेसिकली ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें से हम प्लाज्मा प्रोटीन को अलग कर देते हैं। इट कंटेन्स वाटर। अब इसमें क्या क्या होता है, जो ब्लड प्लाज्मा होती है उसमें वाटर होता है, न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, SCO3, H+, ये सब होते हैं। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है। दीज सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब अप टू डिफरेंट एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये क्या होते हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उससे किस में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज देखिए यहाँ पे लिखा है, ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी। ये सब्सटेंसेज कहाँ एब्जॉर्ब की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, किडनी में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसमें ये सारे अंग, सारे जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं और नेफ्रॉन्स होती हैं धंसे रहते हैं। वन ऑफ द डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रीअब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। हर सब्सटेंस अलग अलग मात्रा में रीअब्जॉर्ब पुनरावशोषित होता है और उसके आधार पे हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज। दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर टोटली आर मोस्टली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन ब्लड कैपिलरी। कुछ सब्सटेंस जो ऐसे होते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज, या यूँ कह लीजिए जिनका पूरा पुनरावशोषण हो जाता है,
यानी उसके आगे वो नहीं रहते उसमें फिल्ट्रेट में, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट मतलब जो नेफ्रॉन्स के अंदर है, और वो क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, वाटर, विटामिन सी एंड सोडियम आयन, ये क्या होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, अधिकतम मात्रा में वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ किडनी टू रीअब्जॉर्ब दिस सब्सटेंसेज इज कॉल्ड रीनल थ्रेशोल्ड। लेकिन किडनी की रीअब्जॉर्ब करने की एक क्षमता होती है कि उससे अधिक वो नहीं रीअब्जॉर्ब कर सकती है, और इसको हम क्या कहते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज, तो यहाँ पे आप देखिए रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज रीनल थ्रेशोल्ड इज 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 180 मिलीग्राम जो होता है 100 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ग्लूकोज है तो किडनी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन इससे अधिक है तो क्या है, फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और जब यही मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिन में ग्लूकोज आने लगता, जब ये 180 मिलीग्राम से अधिक मात्रा हो जाती है 100 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, तो ये यूरिन के रास्ते बाहर आने लगता है। अब सेकंड है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज रीअब्जॉर्ब ओनली अप टू स्मॉल एक्सटेंट, और दूसरे कैटेगरी में लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज आते हैं जो केवल थोड़ी मात्रा में रीअब्जॉर्ब होते हैं। इनमें क्या होता है, यूरिया होती है और यूरिक एसिड होती है। यूरिया और यूरिक एसिड भी थोड़ी मात्रा में रीअब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देती हैं। अब नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज में सब्सटेंसेज विच आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड एट एनी एक्सटेंट, क्रिएटिनिन और हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और हिप्यूरिक एसिड जो होते हैं वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होते। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय 2 मैकेनिज्म। ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चयनात्मक पुनरावशोषण होता है 2 विधि से होता। पहला है बैक डिफ्यूजन, इट इज ए स्लो पैसिव फिजिकल प्रोसेस। क्या होता है, स्लो होता है, धीमा होता है, पैसिव होता है फिजिकल प्रोसेस, यानी इट इज नॉट एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस एंड इट टेक प्लेस अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर लगभग 95% वाटर एंड यूरिया, अधिक मात्रा में यूरिया रीअब्जॉर्ब बाय बैक डिफ्यूजन्स। ये दोनों क्या है, बैक डिफ्यूजन से ही रीअब्जॉर्ब होते हैं। सबसे अधिक वाटर होता है, फिर उसके बाद यूरिया। परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जहाँ नेफ्रॉन्स का डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसमें जुड़ता है उसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज कंट्रोल्ड बाय ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। उसके जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उसकी परमिएबिलिटी को मेंटेन करता है। वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिसेंडिंग लिम्ब। अब देखिए एक एक चीज़ कहाँ रीअब्जॉर्ब होती है। वाटर सबसे अधिक कहाँ रीअब्जॉर्ब होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले। वाटर बाउमैन कैप्सूल के नीचे जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, और जो डिसेंडिंग और उसके नीचे जो हेनले लूप होता है यूसेफ, उसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, डिसेंडिंग लिम्ब इन द सेंस की जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई लिम्ब होती, उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता, मतलब वहाँ से पुनरावशोषित हो जाता। द डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू बी। लेकिन यूरिया कहाँ से निकलती, रीअब्जॉर्ब होती थोड़ी मात्रा में, डिस्टल नीचे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का नीचे का हिस्सा होता है वहाँ से यूरिया अलग होती है। हेंस यूरिया इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड एंड इट एट हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जो इस प्रकार हम देखते हैं जो यूरिया रीअब्जॉर्ब होती है उसका कार्य क्या है, क्यों रीअब्जॉर्ब होती है, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम होता है उसकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के लिए। और दूसरा प्रोसेस होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इट इज़ द फास्ट एनर्जी कंज्यूमिंग
एंड ऑपरेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पहला वाला जो बैक डिफ्यूजन था वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता था और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। Whole of the substances is reabsorbed quickly. Different part of nephrons play different role in active reabsorption। अब एक्टिव reabsorption नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट से होता है। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? देखें, पूरा ग्लूकोज कहाँ रीअब्जॉर्ब होता है? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। 70% अमीनो एसिड कहाँ रीअब्जॉर्ब होती है? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन सी 70% सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और दूसरा है असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप में क्या क्या एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है? 25% ऑफ पोटेशियम आयन, सम क्लोराइड आयन एंड सम सोडियम आयन बाय डिफ्यूजन। एंड तीसरा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्ब सम सोडियम आयन फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम आयन। यहाँ थोड़ी मात्रा में सोडियम आयन जो होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर आता है और पोटेशियम आयन जो है अंदर की तरफ जाता है। दस मेन एम ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। इस प्रकार जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, चयनात्मक पुनरावशोषण होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है कि शरीर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए। और तीसरा चरण होता है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लैंडुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन्स स्पेशली सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, क्रेटिनिन एंड हिप्यूरिक एसिड from the blood of peritubular capillaries by active transport। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन मेनली कहाँ होता है? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। वहाँ पे क्या होता है कि यूरिया, क्रिएटिनिन एंड हिप्यूरिक एसिड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वे क्या होते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में खींच लिए जाते हैं। Most of the potassium ion is eliminated from distal convoluted tubule and collecting tubule by exchange of sodium ion। और जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पोटेशियम आयन था वो यहाँ से हट जाता और थोड़ी मात्रा में सोडियम आयन चला जाता। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन मेराइन फिशेज एंड डिजर्ट एम्फीबियंस इन विच बाउमेन कैप्सूल्स एंड लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट। जो मेराइन फिशेज होती हैं और डिजर्ट एम्फीबियंस होते हैं उनमें बाउमेन कैप्सूल्स और लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है। ये 3 चरण थे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के। अब देखिए, आइसोऑस्मोटिक फिल्ट्रेट इज फाउंड इन बाउमेन कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी जो ऑस्मोसिटी होती है नेफ्रिक फिल्ट्रेट की वो बाउमेन कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सेम होती है। हाइपर ऑस्मोटिक फिल्ट्रेट इज फाउंड इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन जब वही नेफ्रिक फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ हेनले लूप में आता है तो उसमें से अधिकतम वाटर क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, जिससे वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है। हाइपर टोनिक फिल्ट्रेट इज फाउंड इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड यूरिन। हाइपर, और ये कहाँ पाया जाता है? हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट इज फाउंड इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर भी क्या पाया जाता है? हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट पाया जाता है। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कलेक्ट, ये पूछा जाता है कि वेयर यूरिन इज, वेयर नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज कॉल्ड यूरिन। तो जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑर्निथिन साइकिल और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दोनों पे चर्चा किए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन्स और काउंटर करंट थ्योरी।
और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एक्सक्रीशन से जुड़े हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।